स्वागत है सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अब इस लेसन नंबर 8 के हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अबाउट द विलेज कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो 8वां लेसन है, थीम नंबर 8 है, पीजेंट, ज़मींदार एंड द स्टेट ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरीज़। स्पेशली जो मुग़ल एम्पायर के समय में भारतीय जो ग्रामीण समुदाय हैं वो कैसा था। आपको फोकस जो हमने हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उस पर ज़रूर करना है। आप जानने की कोशिश ये कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रामीण समुदाय है, जो हमारा विलेज कम्युनिटी है, वो किन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, there were 3 constituents of this community. These are the first one the cultivator, second one the panchayat, and the third one the village headman, मुकदम और मंडल। उस समय के ग्रामीण समाज में मेनली 3 इम्पॉर्टेंट तत्व हैं हमारे ग्रामीण समुदाय के। सबसे पहले कल्टिवेटर्स, मतलब किसान, जो खेती करने वाले लोग हैं। और खेती करने वाले लोग दोनों तरह के हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। एंड सेकेंड वन द पंचायत। पंचायत आप सब जानते हैं, द असेंबली ऑफ एन एल्डरली मेंबर्स इन रूरल एरियाज, दैट इज़ कॉल्ड पंचायत। एंड द विलेज हेडमैन, और एक ग्रामीण का जो ग्रामीण समाज का जो प्रधान होता है उसे हम उस समय में मुकदम और मंडल के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि हाउ दिस काइंड ऑफ सिस्टम में कास्ट एंड द रूरल मिल्यूज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि एट द टाइम आवर सोसाइटी वाज डीपली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर distinctions, and among even the cultivators were highly heterogeneous group, and all these kind of differences depend upon the size of land, and those who have not possessions of the land, they have to do the menial or agricultural laborer। जिनके पास ज़मीनें नहीं होते थे वो मीनियल, मतलब वो जो थोड़े से निचले तरह के जो काम हैं समाज के, उनको करते थे, और एक जो कृषक मजदूर हैं उसके तौर पर काम करते थे। और इसके साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं, डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, certain caste group were assigned to some menial task, and that's why they were considered as a poor also। उनको गरीब भी समझा जाता था क्योंकि ज़मीनें ज़्यादा थी और उस पर जो पोजीशन था कुछ ही व्यक्तियों का ज़्यादा था। इसीलिए जो थोड़ा बहुत डाटा है, द लिटिल डाटा दैट वी हैव सजेस्ट द सच ग्रुप्स comprised a large section of the village population, had the least sources and were constrained by the position in the caste hierarchy, much like the Dalits of modern India। इस तरह के डिस्टिंक्शंस हम उनको पाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जो मीनियल वर्क्स में काम कर रहे थे, नॉट ओनली द दलित्स वर देयर बट इन सम मुस्लिम कम्युनिटीज़ मीनियल लाइक द हलाल खोराज, जिसको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब जो मृत पशुओं से खाल उतारने का काम करते हैं, स्किन उतारने का काम करते हैं, वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। इसी तरह से सिमिलरली मल्हाजादा, मल्हा मतलब जो बोट चलाने वाले लोग होते हैं, सन्स ऑफ बोटमैन इन बिहार वर कंपेरेबल टू स्लेव्स। आप सब जानते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट को रिलेशंस बिटवीन द कास्ट ऑफ पॉवर्टी एंड द सोशल स्टेटस एट द लोअर स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ द सोसाइटी, कि जो जितना गरीब होगा वो मैक्सिमम समाज के निचले तबके से आता है। इसी तरह से लेकिन उस समय में 17 सेंचुरीज़ में कुछ ऐसी भी कास्ट थी जिनका स्टेटस चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मारवाड़ राजपूत्स आर मेंशन्स एज पीजेंट्स। जो मारवाड़ी राजपूत्स हैं उनको किसानों के तौर पर वहाँ पर दे वर शेयरिंग द सेम स्पेस विद द जाट्स हु वर अकॉर्डेड अ लोअर स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की। उस समय में उनको जाति का स्टेटस में निचला दर्जा है। एट द सेम टाइम द गोरवाज हु कल्टिवेटेड लैंड अराउंड द वृंदावन, उत्तर प्रदेश, sought राजपूत स्टेटस इन द 17th सेंचुरीज। जो गोरवा कम्युनिटी के लोग हैं जो वृंदावन के आसपास खेती करते थे, उन्होंने उस समय में राजपूत का जो दर्जा है वो हासिल कर लिया। इसी तरह से कुछ कास्ट दूसरी हैं जिसमें अहीर, गुज्जर एंड मालीज रोज्ड इन द हायरार्की बिकॉज ऑफ द
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैटल रेयरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। उसी समय में ये जो कास्ट है अहीर, गुज्जर, माली, इनका भी जो जातिगत जो अवस्था है वो सुधरी, क्योंकि वो पशु पालते थे, और हॉर्टिकल्चर मतलब जो सब्जी और बागान की खेती की वजह से उनकी इनकम बढ़ी, और इनकम बढ़ने की वजह से उनका कास्ट स्टेटस भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया। इसी तरह से ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, द पेस्टरल एंड फिशिंग कास्ट लाइक द सदगोपास एंड कलवरात्स acquired द स्टेटस ऑफ पीजेंट्स। उनको भी किसानों का स्टेटस वहाँ पे मिल गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पंचायत एंड हेडमैन। पंचायत और हेडमैन में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। इसका क्वेश्चन हम इस तरह से देख सकते हैं, व्हाट वाज द फॉर्मेशन और कंपोजिशन ऑफ द पंचायत ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एंड व्हाट वर इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या थे, एंड हु वाज द हेड ऑफ द पंचायत एंड व्हाट वाज हिज फंक्शंस। उसके काम किस तरह के थे। सबसे पहले पंचायत की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचायत, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। द विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यूजली इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज विद हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी। ग्रामीण पंचायत सभासदों की, बड़े लोगों की उन सभा को कहा जाता था जिनके जो गांव के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोग हैं, जिनके अपनी पैतृक संपत्ति या पैतृक ज़मीन वहाँ पर होती है। इसके साथ साथ इन मिक्स कास्ट विलेज, जहाँ पर एक गांव में बहुत सारी जातियाँ मिलकर रहती हैं, जब पंचायत वाज यूजली अ हेट्रोजेनियस बॉडी and an oligarchy, the panchayat represent various community caste and communities in the village. लेकिन पंचायत में एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इन दीज पंचायत द मीनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर वाज अनलाइकली टू रिप्रेजेंट देयर, कि इस तरह की पंचायतों में निचले तबके से कोई भी व्यक्ति पंचायत का हिस्सेदार उस समय में नहीं था। एंड एट द सेम टाइम what kind of the decision made by these panchayats were binding to the members, वो उसके सभी सदस्यों को मानना लाजमी था, ज़रूरी था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हेडमैन। हु वॉज द हेडमैन ऑफ द पंचायत। पंचायत वॉज हेडेड बाय हेडमैन नोन एज मुकदम और मंडल। उस समय में जो पंचायत का जो हेड होता था उसे मुकदम और मंडल कहा जाता था। सम सोर्सेज सजेस्ट दैट द हेडमैन वाज, अब इस हेडमैन का चुनाव कैसे होता था। The headman was chosen through the consensus of the village elders. हेडमैन का चुनाव गांव के बड़े लोगों की सहमति से होता था। बड़े लोगों की सहमति से अभिप्राय है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, संपत्ति के ऊपर अधिकार ज़्यादा है, एंड दैट द चॉइस हैड टू बी रेटिफाइड बाय द ज़मींदार। और इस तरह की चॉइसेस में कई बार ज़मींदार भी अपनी जवाबदेही उसमें रख सकते थे। एट द सेम टाइम these headmen held offices as long as they enjoyed the confidence of the village elders। और ये जो गांव का जो हेडमैन है, पंचायत का जो हेडमैन है, मुकदम और मंडल, ये तब तक हेडमैन बना रहता था जब तक उसे गांव के बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसके साथ साथ अब उसका फंक्शन क्या है, द चीफ फंक्शन ऑफ द हेडमैन वाज टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट्स। उसे गांव का बही खाता तैयार करना है, ज़मीन का एस्टिमेट लेना है, असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत, जिसे उसकी सहायता करने के लिए गांव का पटवारी या लेखागण, जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, वो उसकी सहायता से गांव का लेखा जोखा बही खाता तैयार करता था। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है उसके फंक्शन में, जो पंचायत है उसके पास फंड्स कैसे आते थे, उसके काम कैसे थे। पंचायत डिराइव इट्स फंड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स टू कॉमन फाइनेंशियल पूल। पंचायत अपना फंड लोगों के द्वारा दिए गई आर्थिक सहायता से ही वो फंड उसके पास आता था। एंड दीज फंड्स वर यूज फॉर डिफरिंग द कॉस्ट ऑफ एंटरटेनिंग रेवेन्यूज ऑफिशियल्स हु विजिटेड द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस फंड का जो इस्तेमाल है वो गांव में आने वाले मुग़ल अधिकारियों की आव भगत में या मेहमान नवाजी में खर्च किया जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सच kind of a financial pools also used to make a dam or check dams or canals or wells for the rural areas during the calamities।
और कई बार इस पैसे का इस्तेमाल गांव में कुएं, नहर और नाले इत्यादि को रिपेयर करने के समय में भी करने में भी इस्तेमाल होता था, स्पेशली जब प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, एट्सेट्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो पंचायत का फंक्शन है, दैट वाज टू एंश्योर द कास्ट बाउंड्रीज अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़ इनहैबिटिंग द विलेज वर अपहेल्ड। ये हमें एक ज़रूर याद रखना चाहिए। पंचायत का उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी था कि गांव में जो जातिगत सीमाएं हैं उसका सभी विलेज गांव के लोग जो है वो सम्मान करें, उसमें बंधे रहें। जातिगत जो सीमाएं हैं उसको लांघने की मनाही थी पंचायत के अनुसार, और पंचायत उसका ऑब्जर्वेशन करती थी। और इसके अलावा इन ईस्टर्न इंडिया ऑल द मैरिजेस वर हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द मंडल। और पूर्वी भारत में तो जितनी भी शादियां होती थी वो मंडल या मुकदम के प्रेजेंस में, उपस्थिति में होती थी। वो इसलिए होती थी, इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द विलेज हेडमैन वाज टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट। कि ये मुख्य बात ये थी, हेडमैन को ये देखना होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जाति का अतिक्रमण ना करे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द पंचायत ऑल्सो had the authority to levy fines and inflict more serious forms of punishment like expulsion from the community. इसके अलावा पंचायत को अधिकार था कि वो लोगों के ऊपर जुर्माना लगाए और सीरियस तरह का क्राइम करने वाले लोगों को जाति और समाज से, इवन गांव से भी बाहर किया जा सकता था। इसके अलावा इन एडिशन टू विलेज पंचायत, ईच कास्ट और जाति इन अ विलेज हैड इट्स ओन जाति पंचायत। अब इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत, विलेज कम्युनिटी और जाति पंचायत थोड़ा सा अलग है। एक ही विलेज पंचायत में, गांव की पंचायत में रहते हुए एक ही गांव में अलग अलग जातियों की भी अपनी पंचायत होती थी, जिसको हम जाति पंचायत कहते हैं। अब ये जाति पंचायत क्या करती हैं? दीज जाति पंचायत वेल्डेड द कंस्टेबल पावर्स इन द रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज में उनकी बहुत सारी शक्तियाँ थी। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में जाति पंचायत क्या क्या काम करती थी? दे आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कास्ट, कि वो अलग अलग जातियों के सदस्यों में जिस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, किसी भी तरह के झगड़े, उनको सुलझाने का काम करती थी। सेकंड, दे मीडिएटेड इन कंटेस्टिंग द क्लेम्स ऑन लैंड, कि वो ज़मीनों के विवादों को सुलझाती थी। डिसाइडेड वेदर मैरिजेस वर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स लेड बाय अ पर्टिकुलर कास्ट और ग्रुप, और ये देखने की कोशिश करते कि जो जाति और समाज में जो शादियां हो रही हैं क्या वो जातियों के नियमों के अनुसार हैं। एंड इस अपार्ट फ्रॉम दैट, इन मोस्ट ऑफ केसेस इन द मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ द पंचायत। आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जाति पंचायत जो भी फैसले करती थी अपने गांव में अपनी जातियों के लोगों को लेकर, उसे उस समय के मुग़ल दरबार के नियमों में भी उसकी अवहेलना नहीं की जाती थी। एंड अब इसका रिकॉर्ड हमें कहाँ कहाँ मिला है? जाति पंचायत के आर्काइव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, नोटेबली राजस्थान एंड महाराष्ट्र, contains the petitions presented to the panchayat complaining about the extortionate taxation or demand for unpaid labor imposed by the superior caste or officials of the state. इन सब की जान हमें जो पता चलता है महाराष्ट्र में और राजस्थान में कुछ जो लिखित दस्तावेज़ हैं उसमें लिखा है कि बहुत सारे कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के जो अधिकारी हैं वो टैक्स पे करने के नाम पर उनसे ज़बरदस्त वसूली है, और बेगार मतलब जो बिना पैसा दिए काम लेना, इस तरह के काम भी राज्य लोगों से उस समय में लिया करता था। और इस तरह की पिटिशंस हमें काफ़ी सारी वहाँ पर मिली हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, these caste or community sometimes these peoples have made a protest against the state officials also, and on the basis of these illegitimate demands on the part of elite groups, and these included the excessive tax demands which especially in the times of drought or distress endangered the peasant subsistence. और स्पेशली हमें कई बार इसमें विद्रोह के भी प्रमाण मिले हैं जब जाति पंचायत के लोगों ने विरोध किया है, जब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैक्सेस का डिमांड किया जाता था। एंड इसके अलावा
With the village panchayat as the court of the appeal, they would ensure that state carried out its moral obligations and guaranteed justice. इसके साथ साथ जो गांव की जाति पंचायत है वो भी ये समझती थी कि जो उनकी जो अपील है, उनकी जो सुनवाई है वो राज्य के द्वारा की जाए और उसमें उन्हें एक तरह से निश्चित तौर पर न्याय देने का काम किया जाए। हालांकि आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि द डिसीजन ऑफ द पंचायत इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोअर कास्ट पीस इन द स्टेट ऑफिशियल्स और द लोकल जमींदार कुड वेरी फ्रॉम कास्ट केस टू केसेस। हालांकि हम इस तरह के जाति पंचायत में और राज्यों के निर्णय में जातिगत आधार पर भी भिन्नता देख सकते हैं। वो पीजेंट्स लोअर स्टेटस से आता है तो उनके साथ केस टू केस एक ही तरह के फैसले, एक ही तरह के अपराध पर अलग अलग फैसले दिए जा सकते थे और वो उसका मेन बेस था जाति। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं विलेज आर्टिशंस के बारे में। विलेज आर्टिशंस मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह के काम करते थे। आर्टिशंस मतलब क्राफ्ट का काम करते थे। अब इसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एट दैट टाइम more than 25% of the total household in the village having the artist work in their own area। आप कह सकते हैं कि उस समय में गांव के लगभग ग्रामीण आबादी में लगभग 25% लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह के आर्टिस्ट वर्क से जुड़े थे। अब वो आर्टिस्ट काम क्या हो सकते हैं? द मोस्ट ऑफ द विलेजर आर्टिस्ट समझ लेते हैं हम, such as porters, blacksmith, carpenters, barbers, even the goldsmith. They provided a specialized service in the return for which they were compensated by the village by a variety of means। इतने तरह के ये आर्टिशन थे जिन्हें गांव के लोग गांव में रहते हुए ही अलग अलग तरीके से उन्हें कंपनसेट करते थे, मतलब पैसे देते थे, क्षतिपूर्ति करते थे। लेकिन at the times the distinction between the artisan and peasants in the village society was a fluid one। कि उस समय में गांव में रहने वाले किसान और आर्टिशंस के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। इसका मतलब बहुत सारे किसान पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ, इवन द गोल्ड स्मिथ, इन सब का भी काम कर लेते, इनके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस था नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कल्टिवेटर्स एंड देयर फैमिलीज वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट प्रोडक्शंस such as dyeing, textile, printing, baking and firing of pottery, making and repairing of the agricultural equipments। इसके साथ साथ किसान के जो परिवार हैं वो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन में हिस्सा लेते थे, जिसमें वो डाई करना है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, बेकिंग है, फायरिंग ऑफ पोट्री है, और जो कृषि उपकरण है जैसे कि हल है, बिजाई मशीन है, उन सबको भी रिपेयर और बनाने का काम भी वो लोग करते थे। इसके साथ साथ ये काम कब होते थे? ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टेकन प्लेस वेन एवर देयर इज़ अ नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन्स। कि जब पूरे वर्ष भर में जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी उसके दौरान ये अपना आर्टिस्ट जो प्रोडक्शन है वो काम करते थे। अब हमने बात की है कि इन सबको सैलरी या पैसे कैसे मिलते थे। हमने शब्द यूज़ किया है कि दे वर कंपनसेटेड बाय विलेज बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स। उन्हें बहुत सारे तरीक़ों से गांव के लोग उसे कंपनसेट करने का कोशिश करते थे। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग सो वाज बाय गिविंग देम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट। जिसने जो काम इन आर्टिशन से करवाया है वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा इन आर्टिशंस को देते थे। सेकेंड वन, कई बार उनको अलॉटमेंट ऑफ लैंड, कई बार इन आर्टिशंस को ज़मीनें भी अनुदान में दी गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर परहैप्स कल्टिवेबल वेस्ट, ऐसी अनुपजाऊ ज़मीनें भी उनको दी गई हैं विच इज़ डिसाइडेड बाय द पंचायत। इसका एग्जाम्पल है इन महाराष्ट्र सच अ लैंड बिकेम इन द आर्टिशंस मिराज और वतन देयर हेरिडिटरी होल्डिंग। महाराष्ट्र में इस तरह की ज़मीनें जो आर्टिशंस को दी गई हैं, जो इन शिल्पकारों को जो ज़मीनें दी जाती थी उस ज़मीनों को मिरास और वतन के नाम से जाना जाता था। लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। जैसा कि अगला सिस्टम हम देख सकते हैं वो है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम क्या है?
This is a mutual negotiation system of remunerations, most of the times goods or services, between the employers and the artisans were called as Jajmani system, and this system was prevalent in a बंगाल एट द टाइम। इसका मतलब ये है कि बंगाल में जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अपने यहाँ पर आर्टिशंस को पूरे वर्ष भर के तौर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते थे, जिसमें उनको वो एक साल भर का निश्चित अमाउंट पे करते थे, इंक्लूडिंग देयर फूड एंड शेल्टर्स। दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एज जजमानी सिस्टम। लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम में भी आया है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समवेयर कैश रेम्युनरेशन वाज नॉट इंटायरली अननोन ईदर। हालांकि कुछ जगहों पर इन आर्टिशंस को कैश में भी पेमेंट की जाती थी। जब ब्रिटिश और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लिटिल रिपब्लिक। लिटिल रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स है, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम इन दिस during this Mughal empire, they also observed this system and they called it as a little republic, कि एक ये सूक्ष्म गणतंत्र था। इसका मतलब था कि इट मीन्स दे मेड अप ऑफ फ्रेटर्नल पार्टनर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड लेबर इन कलेक्टिव, कि उस समय में भारत में ये सभी लोग अपने अपने उत्पादन और संसाधन का हिस्सा और अपने मजदूरी का हिस्सा साझे तौर पर एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। इसका मतलब ये है कि यदि कोई घड़े बना रहा है तो किसानों के लिए कोई घड़े बना रहा है तो किसान उसे बदले में अपने अनाज दे रहा है। तो मतलब चीज़ों का आदान प्रदान हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय में था। उसको देखते हुए इन्होंने इसे रिपब्लिक सिस्टम का नाम दिया है। एंड दिस वॉज नॉट अ साइन ऑफ रूरल इगैलिटेरियनिज्म, देयर वाज इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ एसेट्स ऑल्सो एंड डीप इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन द कास्ट एंड जेंडर डिस्ट्रक्शंस, कि उसमें शक नहीं है कि वहाँ पर एक व्यक्तिगत मालिकाना हक भी है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन ये सब जो है वो जेंडर डिस्ट्रिक्शन पर भी आधारित है और बहुत बड़ी असमानताएं उनमें पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ए ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर्स ऑफ द विलेज। गांव में गांव के जो व्यक्तिगत मामले हैं उसका जो निर्णय लेने का काम है गांव के जो पावरफुल लोग हैं वो करते हैं। और वीकर सेक्शन एंड हैड द अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस। मोस्टली गांव में the weaker section has been exploited by the others to dispense the justice at the time। उनको न्याय देने में उनका शोषण भी हम कह सकते हैं होता है। इसके साथ साथ हम एक और भी चीज़ देख सकते हैं। there was a cash nexus already developed through trade between village and towns। एक कैश का भी जो आवागमन है वो शहरों और ग्रामीण जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें पाया जाता है। In a Mughal heartland too, the revenue was assessed and collected in cash। मुग़लों में जो टैक्स इकट्ठा है वो कैश में भी इकट्ठा होता है और काइंड में भी, चीज़ों में भी इकट्ठा हो सकता था। तो नेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ विमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी, कि महिलाओं का क्या रोल था हमारे उस ग्रामीण समाज में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं, यू मे हैव ऑब्जर्व इन मैनी डिफरेंट सोसाइटीज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व्स मैन वुमेन परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफाइड रोल्स। बहुत सारे काम हैं जो महिला और पुरुष मिलकर खेती के काम करते हैं। उस समय में भी द वुमेन एंड मैन हैड टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर्स इन द फील्ड्स। कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं काम कर रही थी। दूसरा पार्ट इसमें हम लिख सकते हैं कि मैन टिल द प्लोड while the women sowed, wooded, thrashed, winnowed and the harvest। पुरुष हल जोतने का काम करते थे तो महिलाएं बीज लगाना है, खरपतवार निकालना है एंड पकने पर फसलों को काटना है, और हार्वेस्ट विनोड मतलब बीज उनमें से बीजों को निकालने की प्रक्रिया भी है, वो महिलाएं फसल पकने के बाद वो उसमें उनकी हिस्सेदारी है। एंड महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों बढ़ती जाती है? विद द ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लिएटेड विलेजेस एंड एक्सपेंशन इन द इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे जैसे हमारे गांव में एकल गांव या एकल परिवारों की संख्या बढ़ती चली गई, ज़मीनों का विस्तार होता चला गया, तो महिलाओं की खेती में हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। अब महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? महिलाएं
artisanal task, even the artisanal tasks such as spinning, yarn, shifting, kneading clay for pottery and embroidery were among the many aspects of the products dependent on the female labor. महिलाएं न केवल खेती करती हैं, जो आर्टिशियल काम थे जैसे स्पिनिंग यार्न है, सूत काटना है, शिफ्टिंग है, उसको बुनना है, नीडिंग क्ले पॉटरी, घड़े बनाने के लिए मिट्टी को मथना है, एम्ब्रॉयडरी है, मतलब कढ़ाई करने का काम है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस प्रोसेस के काम थे जो महिलाओं की मजदूरी या भागीदारी के बिना संभव नहीं थे. एंड द मोर कमर्शलाइज प्रोडक्ट द ग्रेटर द डिमांड ऑफ वुमेन्स लेबर्स टू प्रोड्यूस. जितना ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी, महिलाओं की हिस्सेदारी मजदूरी उतनी ही ज़्यादा इन कामों में बढ़ी. In fact, peasant and artisan women worked not only in the fields but even went to the house of their employer or the markets if necessary. महिलाएं न केवल खेती का काम करती थी बल्कि वो आर्टिशन का भी काम अपने घरों से करती थी और कई बार वो अपने मालिक के यहाँ पर भी जाकर उस काम को करते थे. And apart from that, women were also considered as an important resource. महिला important resource in agricultural society because they were the child bearer in a society dependent on labor. और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि महिलाएं चाइल्ड बियरर्स हैं, मतलब एक तरह से जो मजदूरी के लिए जो समाज हमारा डिपेंडेंट रहता है तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा समझी जा सकती है बिकॉज दे वर द चाइल्ड बियरर्स. एट द सेम टाइम उस समय आप ये भी देख सकते हैं हाई मोर्टेलिटी रेट वॉज अमंग द वुमेन्स वर ऑल्सो देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं कि हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय में क्योंकि वुमेन्स वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द लेबरर्स फॉर दिस सिस्टम, तो वुमेन्स की जो मैरिजेस हैं, सम रिचुअल्स वर ऑल्सो चेंजिंग एट द टाइम. Marriages in the many rural communities require the payment of the bride price rather than dowry to the bride's families. कि ग्रामीण समाज में दहेज लेने की अपेक्षा महिलाओं के जो माता पिता हैं उनको पैसे दिए जाते थे उनकी बेटी से विवाह करने के लिए, क्योंकि वर पक्ष सोचता था कि इनसे विवाह करने के लिए ये हमारे घर में एक तरह से नई संतानों को जन्म देंगे और जिससे वो उनके परिवारों की मजदूरी या मजदूरी करने की क्षमता बढ़ेगी. तो ये एक तरह से हम एक मैरिजेस में एक नया तरह का परिवर्तन उस समय में देख सकते हैं. एट द सेम टाइम री मैरिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड लेजिटिमेट बोथ अमंग द डाइवोर्स एंड विडोज वुमेन. जिसको हम कह सकते हैं विधवा विवाह है, वो भी महिला और पुरुषों की सहमति से उस समय में हो सकते थे. And women were also under the severe control of their husbands. Any kind of infidelity on the part of the wives were severely punished by the male society at the times also. And ये तो कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं हमारे समाज के उस समय में, लेकिन कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी देखने की हम कोशिश करेंगे. सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, record petitions sent by the women to the village panchayat seeking redress and justice. कि इन प्रदेशों में महिलाओं ने पंचायत को अपने लिए जस्टिस मांगते हुए अपनी ग्रीवेंसेस भी पहुंचाई हैं. और वाइफ्स ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनफिडेलिटी ऑफ द हस्बैंड्स. पत्नियों ने भी अपने पति की जो इनफिडेलिटी है, वफादारी के ख़िलाफ़ भी विद्रोह किया है और ऐसी पिटिशंस भी हमने देखी हैं. और इसके अलावा हस्बैंड्स की नेग्लिजेंसी पर भी उन्होंने एक तरह से आरोप उस समय में लगे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ लैंडेड जेंट्री वुमेन ऑल्सो हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. Instances from the Punjab shows that women, including the widows, actively participated in the rural land market as sellers of the property inherited by some Hindu Muslim women inherited जमींदारी which they were free to sell mortgage. एंड इस समय में हम कह सकते हैं कि पंजाब में, राजस्थान में और बंगाल में इवन महिला हैव अ राइट्स ऑफ लैंडेड जेंट्री. महिलाओं को भी संपत्ति का मालिकाना हक है और वो ज़मीनों को बेचने ख़रीदने में वो इन्वॉल्व हैं. तो डियर स्टूडेंट, हम यहीं तक करते हैं और बाकी बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं.